नमस्कार, स्वागत है आपका नया लुक की स्टूडियो में। मैं हूं आर डी स्वामी और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा। डॉक्टर राहुल मिश्रा की 26 ईयर की एक्सपीरियंस है। कंप्लीटली जो इनकी एक्सपीरियंस है वो है आपको फ्रॉड को लेकर के, और फ्रॉड किस टाइप का फ्रॉड। तो आज के समय में अगर लेमैन टाइप में अगर हम बात करें तो वो ऐसा फ्रॉड कि जो डिजिटल की दुनिया में अपना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। तो उसी फ्रॉड पे आज उसी फ्रॉड के बारे में बात करने के लिए सर यहाँ पे आए हैं। और सर के बारे में मैं कुछ बता दूं आप लोगों को। सर की जो सर्टिफिकेशन है वो फ्रॉड एग्जामिनर के तौर पे है। सर ने फाइनेंशियल सर्विस ऑफ ऑडिटिंग से सर्टिफाइड हैं और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं। सर ने जो डिग्री की है ये डिग्री बहुत स्पेसिफिक और बहुत रेयर लोग करते हैं, क्योंकि इस डिग्री को करने के लिए पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी, हर एक आम इंसान इस डिग्री को करने की सोचता नहीं है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि सर आपने जो ये लाइन चूज़ किया था, आपकी 26 ईयर की एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है, और आपने जब ये लाइन चूज़ किया था उस समय, तो उस समय आपने क्या सोच के जुड़ा था कि आपको फ्रॉड मतलब जो है ये एज ए फ्रॉड एनालिस्ट या इस तरह का जो डिजिटल फ्रॉड के बारे में उस समय का क्या आपका विजन था सर? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही फाइनेंस और अकाउंटिंग का था। ठीक है सर। तो पहले कोर्सेज ऐसे ही होते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने सीपीए किया और फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके बाद ये नया एक कोर्स स्टार्ट हुआ था फॉरेंसिक ऑडिटर का। जी 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 जी। जिसमें कोशिश ये की जा रही थी ऑडिटर्स ऑडिट को कितना आप रिस्पॉन्सिबल बनाओगे। जी जी जी। तो फ्रॉड एग्जामिनेशन हमें बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया रहा, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये मैंने 95-96 में किया था। वही तो सर, उस समय तो मतलब टेक्नोलॉजी सही से लोग ने मतलब ट्रांजैक्शन भी स्टार्ट नहीं होते। तो मैं एशिया का फर्स्ट फ्रॉड एग्जामिनर था। अच्छा। एशिया का फर्स्ट फ्रॉड एग्जामिनर। और इसी तरीके से स्पेशलाइजेशन करते हुए फिर हमारा रिसर्च भी इसी में रहा। कुछ आर्टिकल्स लिखे, कुछ एडवाइस किया, कुछ किताबों पे भी काम किया। और मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि किस तरीके से सोसाइटी को एट ए लार्ज हेल्प किया जाए, यही हमारा मुहिम है। तो सर, मेरे जो भी दर्शक हैं उनको ये पहले आप बताएं कि ये इकोनॉमिक क्राइम होती क्या है। मैं अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इकोनॉमिक क्राइम नॉर्मली 3 तरीके के होते हैं। ठीक है। एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, आप करप्शन, ब्राइबरी, और आपका जो रियल इस्टेट का मिस अप्रोप्रिएशन है, जी। आप अगर उसको ले लीजिए तो उसको बोलते हैं साहब ट्रेडिशनल क्राइम है। जी जी जी। देन हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक क्राइम आया। बिल्कुल बिल्कुल। मॉडर्न इकोनॉमिक क्राइम में आप रोज कुछ ना कुछ देखते हो गए, अकाउंटिंग फ्रॉड हो गए। अब तो सर आज के समय में वो सब जो क्राइम्स हैं वो तो बहुत छोटी लगती हैं आज की दुनिया में। बिल्कुल, उनका तो नेग्लिजिबल। और जैसा आपने बताया डिजिटल पेमेंट का सिस्टम या डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसको हम साइबर सिक्योरिटी वगैरह का नाम देते हैं, जी जी जी, तो वो सब अब अल्ट्रा मॉडर्न में आ गए। जी जी। और आप ये देखते होंगे लिंक्स अब आ गया, उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स आ गए। तो इन सब चीज़ों में लगातार कुछ ना कुछ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता जा रहा है, उसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइम बढ़ रहे हैं। सर हमने तो मतलब हम लोग सर, जब मैं तो खैर से साइंस से हूँ, तो बट मतलब मैंने सुना है अकाउंटिंग, किसी भी चीज़ का अकाउंटिंग मतलब होता है उसका हिसाब किताब रखना एक लेमैन टर्म में। बट सर फॉरेंसिक अकाउंटिंग ये क्या चीज़ है और इसकी क्या महत्व है आज के समय में? देखिए, फॉरेंसिक अकाउंटिंग ये होता है, जैसे आपने फॉरेंसिक साइंसेज वर्ड सुना होगा। ठीक है। कि पूरा बॉडी का पोस्टमार्टम किया। उसी तरीके से जिस समय आप अकाउंटिंग प्रिपेयर कर लेते हैं, जी जी जी, जब चीज़ें सामने आ जाती हैं और कोई चीज़ें आपको बड़ी अजीबोगरीब सी लगने लगती हैं, तो अकाउंटेंट ये हम लोग बोलते हैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट, कि कितना ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करें और कहीं पे भी कोई अगर त्रुटि हो गई हो तो वो सर एक चीज़ बताइए। अब सर हम लोग, जब आपने इतनी बात की इकोनॉमिक फ्रॉड की और फॉरेंसिक अकाउंटिंग की, तो हम किस चीज़ के अकाउंटिंग की यहाँ बात कर रहे हैं? क्या इस देश में जैसे सर एक कैग है, एक बॉडी है, तो क्या आज के समय में कैग को हम कह सकते हैं कि जो कॉम्पिट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं वो भी हमारी इस टाइप की फॉरेंसिक अकाउंटिंग है उनके पास, या फिर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जो CAG है, अब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस है। एक पब्लिक सेक्टर हो गया और एक प्राइवेट सेक्टर हो गया।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपका ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब ये एडवांसमेंट होने लगा फ्रॉड्स वगैरह में, तो आपने देखा होगा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग बनी, जी जी फिर सीरियस फ्रॉड ऑफिस बना। सर, बट दे आर इनएक्टिव। SFIO तो आज के समय में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स तो हैं, सैलरी उठा रहे हैं, बट इट इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, अभी काम में नहीं है। एनीवे सर, उसी से एक बड़ा अच्छा लिंक निकलता है, क्योंकि स्किलिंग बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग जाना एक बात है और इकोनॉमिक क्राइम को डिटेक्ट करना ये दूसरा मुद्दा है। तो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताऊं, अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। गवर्नमेंट का तो एक पार्ट हो गया, प्राइवेट सेक्टर में जो एक एवरेज कंपनी डायरेक्ट लॉसेस देती है, जी जी वो है 6 करोड़ का। 6 करोड़ का डायरेक्ट लॉसेस एक एवरेज कंपनी देती है, ये रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स बताती है। जितने PSUs हैं, आप PSUs में तो और लंबा जाता है, मतलब आप एक एवरेज कंपनी की बात, 6 करोड़। अब उनको डिटेक्ट करने के लिए आपको अगर फॉरेंसिक ऑडिटर, फॉरेंसिक अकाउंटेंट की सेवाएं लेनी है, तो आपको बजट एक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे उसको कम किया जाए। ये जो 6 करोड़ के डायरेक्ट लॉसेस हो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और यही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब फॉरेंसिक अकाउंटेंट, फॉरेंसिक ऑडिटर, एथिकल ऑडिटर, आपने सर्टिफाइड एथिकल हैकर सुना? एक चीज़ सर देखिए सर, आपने एथिकल ऑडिटर की बात की, तो आज के समय में जैसे एथिकल हैकिंग वगैरह एक प्रचलन में आया। हम लोग भी जब कॉलेज में थे तो इन सब चीज़ों से वो रखते थे। तो इसमें एक एथिकल ये करके एक आया, वाइट कॉलर क्राइम करके। ये वाइट कॉलर क्राइम का उद्देश्य क्या, मतलब ये बेसिकली है क्या? ये एथिकल हैकर्स ही हैं जो वाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं, या फिर कोई और है? नहीं, वो तो एथिकल हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक क्रिमिनल्स का दूसरा नाम होता है वाइट कॉलर क्रिमिनल्स। ठीक है। जो टॉप लेवल पर काम कर रहा है उसको वाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं या क्रिमिनल बोलते हैं। वो जो टाई और वाइट शर्ट वाले, वही वाइट कॉलर बोले जाते हैं। दूसरा इसका नाम होता है ग्रे अकाउंटिंग। जी जी जी, ग्रे अकाउंटिंग, लोग बोलते हैं ना कि ग्रे मनी। हाँ। तो ये वाइट कॉलर क्राइम यही होता है। अब इसका एक वर्ड आता है, वाइट कॉलर क्राइम बढ़ता कैसे? थ्रू क्रोनी कैपिटलिज्म, जहाँ पे आपका गवर्नमेंट मशीनरी और प्राइवेट का जहाँ सिनर्जी बनती है, वहीं पे क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम मैक्सिमम हो जाते हैं। जैसे कि कई एग्जांपल आपने देखे होंगे, ये विजय माल्या का हुआ, नीरव मोदी हुआ, तो ये सब। विजय माल्या, नीरव मोदी, या ये सारे जो फ्रॉड्स रहे हैं इंडिया में, इनमें कहा गया कि LIU वाला फ्रॉड था, ठीक है, या फिर बैंक फ्रॉड था। मतलब उनमें जो था कि उनका तो हार्ड कैश का वो था ना, कि उन्होंने लोन लिया और फिर बाद में या फिर LIU साइन किया, किसी नीरव मोदी का था, LIU साइन किया, तो वो करके। बट सर बेसिकली अभी जो एक आम इंसान की प्रॉब्लम की अगर हम बात करें सर, तो अभी सबसे ज़्यादा सर आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद एक इस देश में डिजिटल मार्केटिंग एक अपने मतलब पिनेकल पे जाने की और है। बट सर इसमें जो सर एक जाम तारा मॉडल आया कि आप फ़ोन करो और आपके अकाउंट से पैसा चला जाना, गूगल पे और सर इन सब से बैंक से अकाउंट का पैसा कटना, लोग कहीं भी अपना फ़ोन नंबर छोड़ के आ रहे हैं, तो सर इन सब चीज़ के लिए मतलब आपका क्या नज़रिया इन सब चीज़ों पे बनता है? इसको थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, और इससे बचने का क्या उपाय है? क्या हम इसको गिव अप कर दें? गिव अप करना तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, और आज के वर्ल्ड में जहाँ टेक्नोलॉजिकल हम लोग बहुत ज़्यादा ये हैं, तो इन सब चीज़ों को, और गवर्नमेंट ने सर जो इन पे काफ़ी अगर कुछ रूल्स वगैरह अब जाके बनी है, CRPC IPC को इनमें ऐड किया गया है, तो इन सब चीज़ों को सर थोड़ा सा डेप्थ में हमारे दर्शकों को देखिए। ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, हमारा मानना ये है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। और सावधानी किस टाइप? सावधानी की लोग, हमने देखा एक्सपीरियंस ही, नेशनल ID अपनी वोटर्स हो या आधार कार्ड हो, फ़ौरन शेयर कर लेते हैं, और हर चीज़ लिंक होती है बैंक अकाउंट से, तो उससे बचें, नंबर 1। सेकेंडली, हमारा मानना, किसी भी कानून को बनाना एक पार्ट है, बट एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे साइबर लॉ है, तो साइबर लॉ को एग्जीक्यूट करना, जिसमें कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के मन में ये डर आए कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, अरेस्ट हो जाते हैं, तो उनको सजा भी मिलेगी। उसके लिए मैं फिर आऊंगा कि ट्रेनिंग और स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। इवन जो हमारे यहाँ आज की डेट में, मैं बहुत एक आसान सा मुद्दा है उठा रहा हूँ, कि जो लॉ की डिग्री होती है, लॉ की डिग्री में ये लेटेस्ट कॉर्पोरेट लॉ, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, ये कुछ पेपर्स कंपलसरी हो जाने चाहिए, जिसमें जो भी हमारे अटॉर्नीज और लॉयर्स निकले वो एटलीस्ट अपने
विषय को जाने। और सर इतना ही नहीं सर, जो भी यूपीएससी के ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी मतलब एक प्रशासन के अधिकारी हैं, उनकी 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए रिगार्डिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत। और आपका कमिटमेंट आपके नेशन के लिए क्या है वो इम्पोर्टेंट है, आप नेशन को क्या देते हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। सर तो एक चीज़ मेरे को और बताइए कि आपने बोला कि अभी जैसे गवर्नमेंट ने आधार लाया, ठीक है, आधार इज़ कंपलसरी। अब सर सुप्रीम कोर्ट ने जबकि कह भी दिया कि आधार को बैंक नहीं मांगता, मतलब बैंक वगैरह के लिए उतनी कंपलसरी नहीं है क्योंकि वो चीज़ लेकिन फिर भी बैंक वाले फोर्स करते हैं आपको कि आप केवाईसी नहीं करवाएं, आपका खाता ब्लॉक कर देंगे, तो लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। और सर बैंक के साथ क्या है कि इंडिया की कोई भी बैंक इतनी ज़्यादा उनका मतलब एक स्लैप डैश एटीट्यूड है, उसको मैं बता नहीं सकता कि वो किसी भी डेटा को सिक्योर करने में, लेकिन उन्हें सब कुछ चाहिए, बट ही इज नॉट एबल टू सिक्योर ऑल दोज डेटा। तो आपका मतलब क्या लगता है कि उनको देख करके आपको लगता है कि आने वाले समय में क्या मतलब बैंक वगैरह जो है एक रिस्पॉन्सिबल जगह है? तो ऐसे तो सर आप नेट बैंकिंग की बात कर रहे हैं या डिजिटल, मैं तो बैंक को ही सेफ प्लेस नहीं मान रहा हूं। डेफिनेटली देखिए, बैंक का मैक्सिमम एक्सपोजर होता है इवन आफ्टर दिस पोस्ट पैंडेमिक, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर हो गया है। और मेरा मानना ये है कि बैंक में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत इफेक्टिव होना चाहिए कि रिस्क को पहले ही मैनेज कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। और आईटी प्रोफेशनल्स को, जैसा कि गवर्नमेंट ने मुहिम भी निकाली, आईटी प्रोफेशनल्स, और फिर वही आता है सर्टिफाइड आपके एथिकल जो हैकर्स होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट रादर मैंडेटरी कर देना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मजबूत हो तो हम लोग बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पर होने चाहिए आम जनता के लिए, क्योंकि वेरी सरप्राइजिंग जो हमारा एक्सपीरियंस है, एक आम नागरिक को इवन इसमें पता नहीं है, वो लोग सिंपल सर मतलब वो चीज़ तो आपने सही बोला। तो सर आपने बस मतलब क्या कहते हैं, ये आप हमारी जनता को, ये मतलब हमारे जो भी दर्शक हैं उनको आप ये बता रहे हैं कि अपना आधार और अपना फ़ोन और अपना ये सारा चीज़ जो शेयर नहीं करें। ठीक है सर। उसके बाद सर हम एक और चीज़ पे आएंगे कि अभी के समय में ऑफेंसेस जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, मान लीजिए किसी के अभी के समय बहुत ईजी है सर, आपके बैंक के अकाउंट से कुछ पैसा कट जाना, एक फ़ोन आ, तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और ऑब्वियसली सर किसी किसी के मेहनत की कमाई है, हर कोई 2 नंबर पैसा कमा नहीं रहा है, और अचानक से उसका पैसा निकल जाए तो वो क्या करे इस केस में? देखिए, इसके कुछ इफेक्टिव बैंकिंग लॉज हैं। अगर इन एनी केस आपका पैसा निकल जाता है तो फौरन एक आपका एक अपॉइंटी होता है ओम्बड्समैन, उसको फौरन कंप्लेन करना चाहिए। आरबीआई का ओम्बड्समैन जो होता है। तो सर क्या आप सर, मैं तो ओम्बड्समैन तो अभी 4-5 इन्होंने नए बनाए भी हैं, बट सर मुझे सर कभी भी मतलब ओम्बड्समैन का जो कंसेप्ट है, क्या सर आम जनता को तो पता नहीं है ना कि ओम्बड्समैन तक हम कैसे पहुंचे। तो सर उसके लिए भी ये सर बहुत ज़्यादा लूप होल्स है हमारे सिस्टम में। देखिए, अभी बहुत कोशिश किया गया है, मैं आपको बताऊं, रिलेशनशिप मैनेजर को अपॉइंट करते इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी। जी। तो जितना इंटरेक्शन रहेगा, जितना ट्रेनिंग रहेगी, वो इम्पॉर्टेंट है कि आप जाने तो कि इकोनॉमिक क्राइम होता क्या है, हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। देखिए, बिलीव और बी वेयर, ये दोनों वर्डों में आपको सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है हमारे जनता को कि मतलब जनता को सतर्क रहना चाहिए और जाके पीआरओ वगैरह जो होते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में ये दिक्कत रही है, ये सब बहुत आइडल कंडीशन है, एक बहुत ही आदर्शवादी बात है जो हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कोई भी बैंक का जो पीआरओ है वो एक जनता से बात करना नहीं चाहता, उसको इतना अवेयर नहीं करना चाहता है। भले फ्रॉड होने के बाद आप इधर उधर दौड़ते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन सर एक चीज़ अब मेरी जनता को ये बताइए आपकी, अभी के समय में जो कानून में बदलाव हुआ है जी, उनका क्या मतलब, कुछ कानून में क्या किसी जनता का अगर पैसा कट गया तो वो क्या उसे पैसा वापस मिलेगा? 100%। देखिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को शायद दर्शकों को पता चली है कि अब सर बता रहे हैं कि जो पैसा अब आपका कटेगा इनके थ्रू, वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आज की डेट में, ऐसा नहीं है कि हम क्रिटिक ही बन जाएं। बैंकों में एफिशिएंसी बढ़ी है और इस गवर्नमेंट ने काम भी किया है, और एफिशिएंसी बढ़ी है और इफेक्टिवनेस भी आई है। बल्कि आप देख रहे होगे एक नई मुहिम सी चली है कि अब प्रोफेशनल्स को हायर किया जा रहा है जो एक्सपर्ट्स हैं बैंक में, क्योंकि बैंक से फ्रॉड मैक्सिमम हुए हैं। तो प्रोफेशनल्स हायर किए जा रहे हैं और मैक्सिमम ट्रेनिंग का एक्सपोजर दिया जा रहा है, जिससे किस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएँ अपने आप को। और बैंक के लोग भी आम जनता के बीच में जा रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में। लेकिन हमारा मानना यही है कि डिमांड और सप्लाई का गैप नहीं होना चाहिए और रेगुलर प्रोग्राम्स होने चाहिए। इसको एज एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए, इफेक्टिव प्रोग्राम्स होने चाहिए। कम से कम
आम जनता को ये तो पता हो कि सेविंग और करंट में डिफरेंस क्या है। ये बिल्कुल। लेकिन ठीक है, बहरहाल बात तो बहुत लंबी है, अगर सर से करेंगे बात करने तो फिर मतलब पूरा, चूँकि एक जो मतलब इनलाइटमेंट ऑफ, ये कह सकते हैं कि नॉलेज, मतलब एक वो जो वर्ड होता है एरोडाइट कहना, तो सर तो चूँकि 26 साल का एक्सपीरियंस, तजुर्बा जब किसी के पास होता है तो वो अपने आप में मतलब इतना कुछ जानता होता है कि उनसे 20 मिनट में एक निचोड़ निकालना बहुत ही मुश्किल रहती है। लेकिन हम तब भी आगे भी कोशिश करते रहे कि जितने सारे प्रश्न हैं उसको लें, और फाइनेंशियल फ्रॉड को कैसे कम किया जाए इस पे भी हमारी आगे भी चर्चा जारी रहेगी सर के साथ, और हम आगे भी आपसे सर को रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।